खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं के.एन. गुप्ता ये 9 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारे साथ हमारी खास पेशकश आपका शहर आपकी खबर। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में भारत ने भी हिस्सा लिया। इस समिट में पीएम मोदी द्वारा दिए गए संबोधन की एक क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस ने उन पर तंज कसा और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को निशाने पर लिया, जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। बता दें कि कोरोना काल में पीएम मोदी दावोस एजेंडा समिट में वर्चुअली शामिल हुए थे। जो क्लिप शेयर की जा रही है उसमें वह अपने संबोधन के दौरान बोलते बोलते रुक जाते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए आरोप लगाया है कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाने की वजह से पीएम आगे नहीं बोल सके, जिस पर भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर सिंह बग्गा ने लिखा कि तकनीकी खामी के चलते ऐसा हुआ था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ही थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी को अपना संबोधन रोकना पड़ा। ऐसे में कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं जिसमें पता चला है कि खामी टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से नहीं आई थी, बल्कि फोरम की मैनेजिंग टीम की वजह से हो रही थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी को रुककर यह पूछना पड़ा कि उनकी आवाज सबको आ रही है कि नहीं। इन दिनों यूपी की सियासत खासा गर्म है तो राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर उठापटक है। टिकट कटने से जहां पार्टी के नेताओं में नाराजगी है, तो वहीं कोई नेता टिकट न मिलने पर अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में कोई आत्मघाती कदम भी उठा रहा है। कुछ ऐसी ही नजीर लखनऊ में देखने को मिली, जहां अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के छर्रा विधानसभा के दावेदार आदित्य ठाकुर ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। बता दें कि पार्टी द्वारा उनको टिकट नहीं दिए जाने से वे खासा क्षुब्ध थे, जिसके चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए अब अस्पताल में भेजा है। कांग्रेस द्वारा उन्नाव सदर सीट से आशा सिंह को टिकट जारी किया गया, जिसके बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने एक वीडियो जारी करके प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़की हूं, सच सामने लाने के लिए लड़ भी सकती हूं। प्रियंका वाड्रा, राजनीति के दृष्टिकोण से आपको अपना उठाया गया कदम एकदम सही लग रहा होगा। मैं राजनीति तो नहीं जानती, पर समाज और नैतिकता का धर्म आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। वायरल वीडियो में विधायक सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने कहा, आपने जिनको टिकट दिया है उन पर 420 टीसी बनवाने का मुकदमा भी दर्ज है। उनकी जमानत भी कोर्ट खारिज कर चुका है। लड़की हूँ, सच सबके सामने लाने के लिए मैं भी लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी जी, राजनीति के दृष्टिकोण से शायद अपना उठाया गया ये कदम आपको एकदम सही लगे। मैं राजनीति तो नहीं जानती, पर समाज और नैतिकता का धर्म इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। जिन माँ बेटी को आपने टिकट दिया है उन पे 420 नकली टीसी बनवाने का मुकदमा दर्ज है। उसी में उनकी जमानत भी अभी अभी खारिज हुई है। जिस परिवार को आपने टिकट दिया उन पे दर्जनों से अधिक मुकदमे उन्नाव में ही दर्ज हैं। जब मेरी माँ को टिकट मिला था तब तो आपकी पार्टी को सारा धर्माधर्म याद आ गया था। इसी मुकदमे में उन्होंने 3 बार समय बदला, पहले दोपहर के 2 बजे, फिर शाम के 6 बजे, फिर रात के 8 बजे। ये एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय मेरे पिता की लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव कार्यालय की पाई गई। मेरे पिता नार्को टेस्ट के लिए तैयार थे, पर इन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी मना कर दिया।
मैं आज भी सबके सामने कहती हूं कि अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा है तो मेरे पूरे परिवार को फांसी की सजा सुना दी जाए। आपके भाई पे भी तो ऐसे ही आरोप लगे थे। एक परिवार को जो बर्बाद कर दे, ऐसी राजनीति मेरा उन्नाव कभी नहीं स्वीकारेगा। 10 मार्च को आपको इसका परिणाम भी दिख जाएगा। हमारा उन्नाव का आशीर्वाद मेरे साथ था और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। तमंचे पर डिस्को गाना तो आप सभी को याद ही होगा, लेकिन आज हम आपको जालौन लिए चलते हैं, जहां पर तमंचे पर केक काटने की तस्वीरें आपको अचरज में डाल देंगी। पूरा मामला जालौन के कोंच कोतवाली का है, जहां युवक ने तमंचे से केक काटकर अपना जन्मदिवस मनाया। साथ ही तमंचे से वो अपने दोस्तों को केक खिलाता भी दिख रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे से पहले केक काटता है और फिर उसी तमंचे की नोक पर केक को रखकर दोस्तों को भी खिलाता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हड़कंप मच गया, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक को धर दबोचा। वायरल वीडियो कोंच कोतवाली के एक फार्म हाउस का है, जहां यह बर्थडे पार्टी मनाई गई, जिसमें दर्जन भर युवकों ने सहभागिता की। तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई की, जिस पर सीओ शाहिद नसरीन ने इसमें कार्रवाई करते हुए जन्मदिन में शामिल युवकों को 5 कारतूस के साथ तमंचे सहित हिरासत में लिया है। तो पुलिस बाकी युवकों की भी तलाश कर रही है। हम नहीं काट रहे थे, दूसरा केक काट रहा था, वो अभी फरार है। हाँ। उसके चक्कर में मतलब हम फंस गए। उसी का बर्थडे था, हमें पता नहीं था कि मतलब ये हो चुका है। हाँ। जानकारी होती तो फिर होता कुछ। 7 जनवरी को मीडिया सेल के माध्यम से हमारे संज्ञान में एक वीडियो आया, जिसमें कुछ लोगों द्वारा तमंचे से केक काटते हुए दिखाया गया था। उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम यहाँ पर बनाई गई कोंच थाने की, और अभी रिसेंटली ही लास्ट मतलब इवनिंग में कल 15 तारीख को शाम के टाइम में लगभग 8 बजे एक व्यक्ति उसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद सुहेल उर्फ भाऊ उर्फ कांचा है, और उससे गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें वीडियो में अन्य लोग भी दिखाए गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी आगे खोजबीन की। उसमें एक तमंचा 315 बोर का और 5 अदद कार्ट्रिज जो है बरामद हुए। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यह छापेमारी के दौरान 6 बने तमंचे और 6 अधबने तमंचों के साथ 27 छोटी नाल के साथ अन्य सामान को बरामद किया, तो 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार इन असलों को चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया जाना था, जिसके चलते पुलिस ने असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर सफलता हासिल की है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए डीआईजी सर के कुशल नेतृत्व में खुर्जा नगर की पुलिस लगातार एंटी सोशल एलिमेंट पर नज़र बनाए हुए है। उसी के क्रम में कल खुर्जा नगर की पुलिस ने एक अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें 2 आरोपी हैं मुश्ताक और योगेश। ये लोग जो हैं अवैध तमंचे बना रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इनको पहले से हम लोगों ने पकड़ लिया है। पूर्व में भी इनके खिलाफ मुकदमे रहे हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिगत इनको लगा कि हम लोग फिर एक्टिव हो जाएं और डिमांड हम लोग सप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अच्छा काम करते हुए हम दोनों को चोरों को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से 6 असला मिले हैं, 6 बने असला बने हैं, और तमाम जो औजार हैं, पाइप्स वगैरह हैं, स्प्रिंग हैं, जो तमंचा बनाने में काम आते हैं, वो भी इनके पास से मिले हैं। पूछताछ में कुछ पता चल सका है सर, कितने दिन से ये एक्टिव थे, कब से बना रहे थे? देखिए, ये पिछले साल पकड़े गए थे, उसके बाद शांत हो गए थे। इनको लगा था कि चुनाव आएगा तो फिर हमारा धंधा चलेगा, इस एंटिसिपेशन में ये बना रहे थे। और फिर भी इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कहाँ कहाँ देते थे, वो भी हम लोग लिंक और इनका नेटवर्क खोजेंगे। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के संबंध में ये बनाए जा रहे थे, चुनाव के लिए इस्तेमाल किए जाते? जी, हमारा एंटिसिपेशन ऐसे ही है कि इनको भी ऐसा लगा कि चुनाव आएगा, कुछ लोग डिमांड करेंगे, बट अभी कहीं बेच नहीं पाए थे, बना ही रहे थे, पकड़ लिया लोगों ने। बुलंदशहर के खुर्जा के अरनिया में गांव से जंगल में चारा काटने गई युवती को 2 युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसमें युवती को सरसों के खेत में खींचकर उससे जबरन दुराचार किया गया। तो घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अब आप बीती परिजनों को बताई, तो वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैं जा रही थी, मेरे साथ मुझे जबरदस्ती खींच कर ले गए लहटे में, मेरे कपड़े उतारे, मेरे साथ बलात्कार करा था उन्होंने। क्या लोग थे? 2 जने थे।
आपने तहरीर दे दी थाने में? हैं? तहरीर दे दी थाने में? हाँ दे दी। बुलंदशहर के खुर्जा में नारायण समाचार पत्रालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा समिति द्वारा कैंप को लगाया गया। इस दौरान पात्र लोगों को यहां कोरोना की बूस्टर डोज को लगाया गया, तो साथ ही इस दौरान यहां कैंप में 150 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। कैंप का उद्घाटन समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ता लाल बहादुर सक्सेना ने फीता काटकर किया, तो सामाजिक लोगों ने कैंप में सहभागिता भी की। बलरामपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में यूरिया उर्वरक वितरण निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 19% किसानों में अधिक वितरण हुआ है, जिसके चलते पचपेड़वा में यूरिया उर्वरक वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया गया, तो किसानों को खास समय पर मुहैया कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए हथियार तस्करी और अपराध करने की नीयत से झांसी में रहकर योजना बना रहे 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को एसटीएफ की टीम ने एसओजी के साथ छापा मारकर सीपरी बाजार पुलिस की मदद से मुठभेड़ में दबोचा, जिसमें अब तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्करी के लिए कुछ घुसपैठिए यहां आए हुए हैं, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो अब टीम ने घेराबंदी कर यहां से 3 लोगों को दबोचा है। पुलिस ने बताया कि यह लोग पहले भी बॉर्डर पार कर भारत आ चुके हैं, तो साथ ही यह लोग झांसी में आधार कार्ड बनवाने की भी फिराक में थे। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में 3 बांग्लादेशी राष्ट्रीयों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से झांसी में आवासित थे, किराए के मकान में रहते थे। इनके द्वारा अवैध असलहे खरीद फरोख्त का काम किया जाता था और घरों को चिन्हित करके उसमें डकैती का प्लान बनाया जाता था। इन व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया था। उनके कब्जे से असलहे और फायरशुदा तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति अलामीन के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है, जो दिल्ली के पते से बनाया गया है। एक व्यक्ति असलम के नाम का डीएल बरामद हुआ है, जो उसने अवैध रूप से बनवाया था। इनको गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं में, फॉरेनर्स एक्ट में और पासपोर्ट एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा में बालू से भरा ट्रक पलट गया तो बड़ा हादसा होने से बच गया। बताते हैं कि नवनिर्माण नाले में मना करने के बाद भी चालक ने जबरन ट्रक को निकाला, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। तो जेवर अड्डे के पास इस घटना में कई लोग यहाँ बाल भी बचे हैं। हम मौजूद हैं इस समय आंवला विधानसभा में और लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ जुड़ चुके हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा रहेगा। सबसे हावी है ये मुद्दे, विकास और महंगाई, जिससे पब्लिक बुरी तरीके से परेशान है। जीएसटी का मुद्दा, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, कारोबार ठप हो चुके हैं। स्थानीय क्या मुद्दा है? स्थानीय तो बहुत मुद्दे हैं, कोई विकास नहीं, रोड टूटे पड़े हैं, रोडवेज का पता नहीं है, परिवहन का पता नहीं है, रेलें बंद हो चुकी हैं, टिकट के लिए हमारा टिकट है ही नहीं, रिजर्वेशन कराओ तो जाओ। किस तरीके से लेते हैं भाई साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास, सुरक्षा और विकास दोनों ही मुद्दों पर लगातार काम सरकार ने किए हैं। और जो पूर्व मुद्दे जीएसटी, इनकी परीक्षा जो है वो पूर्व के 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हो चुकी है और जनता ने जो है उस पर पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। और ये बार बार जो विपक्ष के लोग हैं वो कभी आपस में गोलबंदी करके, जातीय गोलबंदी करने का जो प्रयास करते हैं, लेकिन वो राष्ट्रवाद की लहर को किसी प्रकार से चीर नहीं पाएंगे और उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। स्थानीय मुद्दे जो रहेंगे, मुख्य मुद्दे क्या हैं? और जैसे भाई साहब ने कहा, उससे कितने से कोई मुद्दा ही नहीं है स्थानीय, और ना क्या कहते हैं बाहरी या विधानसभा का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए। पहले समाजवादी की जब सरकार थी
तो अखिलेश यादव ने हम लोगों को बांटने का काम करा। हिंदू लड़की को 10,000, मुस्लिम लड़की को 30,000, ये बांटने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको एक समान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए, अगर मकान मिले हैं, अगर 2.5 लाख हिंदू को मिला तो 2.5 लाख मुस्लिम को मिला। 10,000, अगर 12,000 शौचालय हिंदू को मिला तो 12,000 में मुस्लिम को मिला। अगर सिलेंडर हिंदू को मिला तो सिलेंडर मुस्लिम को मिला। और जिस समय कोरोना काल में जो सरकारी के तरफ से जो धन दिया गया, जो आटा चावल दिया गया गरीबों के लिए, तो अगर मुस्लिम गरीब था तो मुस्लिम को दिया और हिंदू गरीब था तो हिंदू को दिया। और अभी आप देख रहे होंगे जिनको खाते में 500 रुपये मिले हैं, अगर हिंदू गरीब है तो हिंदू के लिए खाते में पैसे, मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम के लिए। अब रही विकास की बात, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, कहीं कोई विकास के विषय में चर्चा की जाए तो आंवला क्षेत्र विकास से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी बाहरी नेता आते हैं वो एक डायलॉग बोलते हैं कि पहले आई श्रीमती मेनका जी आई थी तो बोली मेनका आई, विकास की आंधी आई। शायद आंवला क्षेत्र में आज तक कोई भी विकास का कोई कार्य, उनकी एक भी शिलान्यास या कोई भी एक कार्य उन्होंने नहीं किया हो जो विकास का हो। हमारे यहाँ पर स्थानीय चाहे विधायक जी हो या सांसद जी हो, कभी भी आज तक कोई विकास के विषय में उन्होंने बात करी हो तो रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये आम जनता, यदि हम लोग चाहें तो ये हम लोग कहेंगे तो ये चापलूसता ही कहेंगे हम लोग। यदि आज हम लोग देखा जाए तो स्थानीय तौर पर बेरोजगारों की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी है हम लोगों के बीच में। और ये सरकार बार बार आश्वासन देती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वास्तव में इन्होंने झूठ का एक सबसे बड़ा पोतला इकट्ठा कर दिया है। यदि हमारी झूठ की बात की जाए तो इन्होंने बेरोजगार लोगों के लिए कहा था कि हमने इतने लाख लोगों के लिए, 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार दे दिया। शायद इन्होंने सबसे ज़्यादा एक ही कार्य किया है कि क्या कहना चाहेंगे विषय यही जो आप सुन रहे हैं लगातार, तो हो सकता है भाजपा हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काम कर रही है सरकार। हो सकता है भाजपा के लिए सिलेंडर बांटना विकास हो सकता है भाजपा के लिए राशन बांटना विकास हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये विकास नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार ठप पड़े, महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, 400 वाला सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, मालूम है आपको? खाली नाम बदल देने से विकास नहीं होता है, नाम तो बदलते रहो, उससे होता क्या है, विकास करके दिखाओ तो मालूम पड़े पब्लिक को। देखिए, विकास किसको कहेंगे पहले तो ये मालूम पड़े। विकास का नाम है सड़क, विकास का नाम है विद्यालय। आप समाजवादी की जब सरकार 2 बार रह चुकी उत्तर प्रदेश में, पूर्ण बहुमत बीएसपी की रह चुकी, पहले वो विद्यालय जो थे उनमें बच्चे बैठते नहीं थे और जैसे होमगार्ड की एक ड्रेस होती है उन जैसे कपड़े मिलते थे। आज विद्यालय उनमें पत्थर लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है, उनकी बाउंड्री बनी हुई है। दूसरा, आज पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें देख लें। दूसरा, सुरक्षा के मामले में देखें, एक मैं आपको रोड 2-3 रोड बताऊंगा। आंवला से बदायूं, आंवला से अलीगंज, आंवला से वजीरगंज। जिस समय आप जाते थे तो शाम को 3 बजे के बाद जनता जाना नहीं चाहती थी, उन्हें डर होता था कि देवी की पुलिया पर लूट ना लें। क्या कह रहे हैं? अभी भी रोड टूटे हुए बने तो है नहीं, जब चाल लूट लो। वो तो अखिलेश यादव को बधाई दो और दुआ दो कि 100 चला दी, वरना पता नहीं कहाँ का लूटते। अभी 110, 100 को 112 कर दो, फर्क क्या पड़ लिया है तो अखिलेश जी की देन। देखिए, जहाँ तक रोज़गार का विषय अभी वक्ता ने उठाया था, तो ऐतिहासिक रूप से शिक्षकों की भर्तियाँ 68,000, 569,000 और हाल ही में 17,000 भर्तियाँ हुई हैं। पुलिस में भी हमने 1.5 लाख भर्तियाँ की हैं। लोक सेवा आयोग के माध्यम से तमाम पिछले 4 सालों में 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियाँ लगी। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार के लिए तमाम मुद्रा लोन योजना हो, मुख्यमंत्री लोन योजना हो, उसके माध्यम से लोन दे करके और कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला करके युवाओं को कंप्यूटर आधारित और अन्य सेवाएं आधारित प्रशिक्षण देने का काम किया गया, जिसके माध्यम से हमारा युवा जो है वो काम कर रहा है। और जितने भी विद्यालय सरकारी प्राथमिक हैं वहाँ कायाकल्प योजना के माध्यम से टाइलों का लगने,
के बाद वहाँ मिड डे मील बैठने से लेकर के और उनके सौंदर्यकरण और उनकी बाउंड्री वाल से लेकर के पढ़ाई के स्तर को ऊपर उठाने का काम किया गया है। आज अच्छा काम हो रहा है। सर, वित्तहीन विद्यालय के बारे में मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर बताएं वित्तहीन विद्यालय के लिए इन्होंने क्या किया। सभी मान लो हर किसी विभाग के लिए इन्होंने दिया होगा, वित्तहीन अध्यापकों के लिए इन्होंने कौन सी योजना लागू की। इन्होंने ये कहा था कि हमारा शासन आ जाने दो कि हम ये रोजगार देंगे कि 1000 रुपये अखिलेश सरकार ने दिया था वित्तहीन वालों के लिए। 1000 देने के बाद इन्होंने ये कहा था वो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम 18,000 तक देंगे। 18,000 में आज भी किसी भी वित्तहीन अध्यापक, ये बंधुवर भी वित्तहीन में अध्यापकों की कैटेगरी में आते हैं। कई लोग ऐसे होंगे और जिन विद्यालयों में जाकर देखिए कि वहाँ पर कितने लोगों के लिए अभी कोरोना काल में जिन विद्यालयों में जिन मंत्री लोगों के भी विद्यालय हैं वहाँ पर भी अध्यापकों के लिए ये भी नहीं कि उन लोगों को पे भी दे दी गई हो आज तक। भाई साहब ने वजीरगंज रोड का मुद्दा उठाया था, क्या कहना? देखिए, शायद मुझे लगता है मेरे भाई अभी वजीरगंज रोड पे गए नहीं हैं। इन्होंने कहा 100 नंबर समाजवादी की सरकार में चलती थी। आपको जानकारी नहीं होगी, एक गांव है टांडा, समाजवादी की सरकार में रोड बढ़िया थे और जो अपने पटे होते हैं पटे, उनमें कील डाल के लोगों को लूटा जाता था। आज अगर कह रहे हैं रोड खराब है, लेकिन रात के 12 बजे कोई व्यक्ति अपनी घर की महिला को, बहन को सोने से लाद के और जेब में नोट डाल के चला जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कोई लूट ले। और लुटेरे और गुंडे आज जेल के अंदर हैं या कहीं भाग गए कहीं। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी हों, मायावती जी हों, सभी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के तमाम मुकदमे इस समय लंबित हैं। और जहां तक प्रियंका वाड्रा, उनके हस्बैंड के पास में भी उन्होंने ज़मीन घोटाले में उनके नाम लगातार सीबीआई के पास चल रहे हैं और उसमें उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं। अभी न्यायालय का जैसे ही फैसला आएगा तो न्यायालय के फैसले के अनुसार पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। अपराधीकरण में किसी को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो हमारे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर रहे हों या चिन्मयानंद जी रहे हों। जैसा कानून की कार्रवाई हुई है तो सबके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है। किसी को हम अपराध को संरक्षण देने का कहीं कोई काम नहीं करते हैं और वो अपना काम कानून कर रहा है। जितने भी यूपी के अंदर भी दौड़ करा रही हैं, जितने भी आप देख रहे हैं 75,000 की स्कूटी, किसानों का कर्जा माफ़ी और जो मेहनत कर रही है, आज बीजेपी उनसे बिल्कुल घबराई हुई है। बिल्कुल वो चरम सीमा पर इस वक्त अपराध बढ़ा हुआ है। बीजेपी वाले चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही इस वक्त हमारे बेरोजगार युवा लठिए चार्ज करा रहे हैं। दुनिया भर के जो हो रहा है इस वक्त, ये सब बीजेपी राज में हो रहा है। जो 70 साल में हमने जो कांग्रेस ने करा था वो 7 साल में बेच के रखा गया। तो ये थे क्षेत्रवासी, उन्होंने अपनी बात को रखा और अपनी बात को बताया। कैमरामैन त्रिभुवन सागर के साथ विवेक पाराशरी, ENI न्यूज़, बरेली। बरेली के आंवला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की सजगता देखने को मिली। इसी के चलते एसडीएम आंवला ने नगर में वैक्सीनेशन शिविरों का निरीक्षण किया तो साथ ही क्षेत्र में तेजी से वैक्सीन कराने के लिए निर्देशित किया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा वैक्सीनेशन कैंप को नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। इस दौरान CSC प्रभारी इंतजार हुसैन के साथ अन्य PSC स्टाफ यहाँ मौजूद रहा। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के कड़े निर्देश हैं कि सभी लोगों को सबको वैक्सीनेशन करवाया जाए। उसी कड़ी में 15 प्लस 18 प्लस के लोगों को दूसरी डोज और जो कोमॉर्बिड लोग हैं या 60 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं उनको बूस्टर डोज दी जा रही है। उसके लिए हमारे ब्लॉकों में टीम्स लगातार जा रही हैं। कस्बा आंवला में भी हमारी 12 टीमें आज वैक्सीनेशन का कार्य कर रही हैं और टीमों के साथ 2-2 कर्मचारी हमने नगर पालिका के लगाए हैं जो घर घर से लोगों को लेकर आएंगे और वैक्सीनेशन के स्थान पर उनको वैक्सीनेट कराएंगे। बरेली के सिरौली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोतवाल अश्विनी कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी पुलिसकर्मियों के साथ वैक्सीनेशन कराया। इस दौरान सभी महिला व पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों से कोतवाल ने वैक्सीनेशन की अपील भी की। एसएसपी बरेली के निर्देशन में अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चलते आंवला के सिरौली में पुलिस ने कतरोई ठाकुरान से एक अभियुक्त पोप सिंह को 20 लीटर अवैध शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण के साथ हिरासत में लिया। इस दौरान मौके से 470 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया तो थाना पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर अब इसको जेल भेजा है। सभी अवैध काम करने वालों के खिलाफ और जो पूर्व में जेल गए हैं उनका चिन्हीकरण करने के पश्चात कठोर कार्रवाई की जा रही है जो भी शराब में और इस तरह के कार्यों में लिप्त है। अच्छा सर, यहाँ जो है सिरौली क्षेत्र में जो अभी काफ़ी जो है कच्ची शराब
बनाने वालों पे जो कठोर कार्रवाई हुई है सर, और इसी तरीके से सर अभियान समय समय पर और चुनाव के मद्देनजर। झांसी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। यहां छापामार टीम ने डीएम और आबकारी आयुक्त के निर्देश पर डेरा महेबा में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दबिश के दौरान उक्त स्थलों से 500 लीटर कच्ची शराब को बरामद किया गया तो मौके से हजारों किलो लहन को नष्ट किया गया। इस दौरान कटेरा चिरगांव में आबकारी टीम ने यहाँ 6 मामले भी पंजीकृत कराए हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद झांसी एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में अवांछनीय तत्वों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कल कटेरा में कबूतरा डेरा पे दबिश दी गई, जहां पे लगभग 5000 लहन नष्ट किया गया एवं 350 लीटर दारू बरामद किया गया। 3 मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। कासगंज के साहबर में जनपद की पहली और भव्य आलीशान पंचायत बनकर अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। साहबर चेयरमैन जाहिदा सुल्ताना के प्रयासों से साहबर के सोरो रोड पर इस नगर पंचायत भवन का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, तो जनपद की ये पहली भव्य आलीशान नगर पंचायत होगी। पंचायत भवन में कई बड़े हॉल हैं, तो वहीं कार्यालय के लिए भी कक्ष बनाए गए हैं। कभी पश्चिमी यूपी में बसपा का प्रमुख चेहरे के रूप में जनता के बीच जाने माने वाले ब्राह्मण नेता रामवीर उपाध्याय ने अब बसपा का दामन छोड़ भाजपा का चोला ओढ़ लिया है। मकर संक्रांति पर सूर्य की दिशा बदलने के साथ ही इस बड़े राजनेता ने अपनी दिशा भी बदल दी है। रामवीर उपाध्याय की राजनीति किस तरह परवान चढ़ी और रामवीर उपाध्याय ने कैसे अपने राजनीतिक सफर को शुरू किया, यह सब हम हमारी खास पेशकश राजनीतिज्ञ में जानेंगे। वर्ष 1996 से कभी विधायक तो कभी मंत्री बनते चले आ रहे रामवीर उपाध्याय ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसकी एक खास वजह भी है। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर हाथरस जिले की सिकंदराबाद सीट पर विधायक बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले रामवीर उपाध्याय 1 साल बाद ही यानी मार्च 1997 से ही मायावती सरकार में परिवहन व ऊर्जा मंत्री बन गए, लेकिन वे इस पद पर सितंबर 1997 तक ही काबिज रहे। इसके बाद फरवरी 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर बसपा का झंडा लहराते हुए पुरानी सीट से विधायक बने और इस बार कुछ समय के लिए ही सही मगर उन्हें ऊर्जा मंत्री का दर्जा मिला। वे मायावती सरकार में 2002 से अगस्त 2003 तक ऊर्जा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही उन्हें सरकार में समिति का सदस्य भी बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के ये कद्दावर नेता साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में तीसरी बार उसी सीट से विधायक चुने गए, लेकिन इस बार चुनाव जीतते ही मायावती ने उन्हें ऊर्जा मंत्री के पद पर आसीन कर दिया और यूपी में बसपा का यह प्रमुख ब्राह्मण चेहरा साल 2007 से साल 2012 तक मंत्री की गद्दी पर राज करता रहा और 2012 के विधानसभा चुनाव में वे एक बार फिर सिकंदराबाद सीट से चौथी बार बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए, लेकिन इस बार चुनाव में बसपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते विधायक जी इस बार सिर्फ विधायक ही रह गए। लेकिन मायावती ने उन्हें पश्चिमी यूपी का मजबूत चेहरा मानते हुए इस हार के बाद भी रामवीर उपाध्याय को पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी सौंप दी और इसके बाद बसपा के विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक भी बनाया। साल 2012 से साल 2013 तक वे कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य भी रहे और वर्तमान में रामवीर उपाध्याय हाथरस की सादाबाद सीट से विधायक भी हैं। इस प्रकार रामवीर उपाध्याय को बसपा में 25 साल गुजर गए और वे लगातार 5 बार विधायक बने, लेकिन अब रामवीर उपाध्याय ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के चलते भाजपा की सदस्यता भी ले ली है और अब वे भाजपा के रंग में रंग गए हैं। 1 अगस्त 1957 में हाथरस के बामोली में जन्मे रामवीर उपाध्याय ने मेरठ विश्वविद्यालय से MA LLB की शिक्षा ग्रहण की और शुरुआत में वे कृषि वकालत के पेशे से जुड़े रहे और वकालत के दौरान ही उनका ध्यान राजनीति की तरफ आकर्षित हुआ और धीरे धीरे वे बसपा में सक्रिय हो गए और 1996 में उन्होंने बसपा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। तो वहीं रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय भी साल 2009 में लोकसभा में यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट से सांसद रह चुकी हैं। हमारी खास पेशकश राजनीतिज्ञ में फिलहाल इतना ही। आगे फिर हम किसी और राजनेता के बारे में उसकी बायोग्राफी से आपको अवगत कराते रहेंगे। आपका शहर आपकी खबर में आपने देश और प्रदेश की दिन भर की खबरों को देखा। हम कल फिर मिलेंगे प्राइम टाइम में ये 9 न्यूज़ नेटवर्क पर। नमस्कार।